डियर फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद खान पर। आज मैं आपके लिए ला रहा हूँ क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री, जिसका चैप्टर सेकंड है आरंभिक मानव की खोज। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक यानी शिकार करने वाला, खाद्य संग्रह मतलब जंगल से प्राप्त भोजन सामग्री को इकट्ठा करने वाला, आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। आम तौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती है, इसीलिए पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। तो अब पहला पॉइंट लिखेंगे। अब पहला पॉइंट लिखेंगे, अब पहला पॉइंट लिखेंगे, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो जो इस उपमहाद्वीप में 20 साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है। ऐसे कि हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। लेकिन देखिए यहाँ कह रहा है, लेकिन ये सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे तेज भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ताकतवर भी होते थे। ठीक है। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए ये जानना भी जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने के योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते थे। साथ ही फलों के पकने की सही जानकारी भी होती है, मतलब होनी चाहिए थी। ठीक है। अब आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहने के पीछे चार कारण हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैं फिर से बोल रहा हूँ, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहने के पीछे चार कारण हो सकते हैं। अब हम पहला कारण लिखेंगे। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। इसीलिए उन्हें जो है भोजन की तलाश से इसीलिए इसीलिए उन्हें जो है भोजन की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। ठीक है। अब दूसरा कारण की ओर चलते हैं। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते होंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट में फिर से रिपीट कर रहा हूँ। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी उनके पीछे जाया करते होंगे। ठीक है। अब तीसरा कारण लिखते हैं। तीसरा कर, तो अब तीसरा कारण लिखेंगे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाके में घूमते होंगे। ठीक है। ये तीसरा कारण होगा। अब चौथा कारण में आप लिखेंगे। चौथा कारण में आप लिखेंगे, पानी की तलाश में इधर उधर पड़ता होगा। ठीक है। तो चौथा पॉइंट लिखेंगे, पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग डाल दीजिए, आखेटक खाद्य संग्राहकों की रहने की जगह निर्धारित। ठीक है। तो अगली हेडिंग आप डाल दीजिए, आखेटक खाद्य संग्राहकों की रहने की जगह निर्धारित।
इसमें जो है इसमें जो है ये हेडिंग डाल दीजिए और उसके आगे डैश करके लिखेंगे, उसके आगे डैश करके लिखेंगे। हेडिंग डाल दीजिए और उसके आगे डैश करके लिखेंगे। उसके आगे डैश करके लिखेंगे। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते जहां अच्छे पत्थर मिल सके। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम देख लिया। ये भी हो गया कि जो है ये आपकी हेडिंग हो गई। आखेटक खाद्य संग्रकों की रहने की जगह निर्धारित, और इसमें जो है हेडिंग के आगे डैश करके ये लिख दीजिएगा। ठीक है, अब नोट डाल दीजिए पूरा स्थल। नोट डाल दीजिए पूरा स्थल। ठीक है, आप हेडिंग डाल दीजिए, नोट डाल दीजिए पहले पूरा स्थल, और उसमें हेडिंग डाल दीजिए। नोट डाल दीजिए पूरा स्थल। नोट डाल के नोट पहले आप डाल दीजिए और नोट डाल दीजिए, और उसमें हेड नोट करके आप नोट आप डाल दीजिए। उसके बाद आप हेडिंग डाल दीजिए पूरा स्थल। उसके आगे डैश करके लिखेंगे पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, इसमें सब पॉइंट लिखेंगे। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। तो बस सब पॉइंट में बोल दे रहा हूँ, ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। ठीक है, और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। तो हमारा पहला सब पॉइंट, आप सेकंड सब पॉइंट लिखेंगे। ये जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में पाए जाते हैं। दूसरा सब पॉइंट लिखेंगे, ये जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपने लिख लिया होगा। अब आप अगली हेडिंग डाल दीजिए। अब आप अगली हेडिंग डालिए, पासार उपकरणों के निर्माण की तकनीकें। अगली आप अगली हेडिंग डाल दीजिए, पासार उपकरणों की निर्माण की तकनीकें। अब पहली तकनीक है पत्थर से पत्थर टकराना। अब पहली तकनीक क्या है? पत्थर से पत्थर टकराना। ठीक है, तो अब पहली हेडिंग डाल दीजिए, पत्थर से पत्थर टकराना। उसके आगे डैश करेंगे, आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क निकाले जाते हैं जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। ठीक है, ये सल्क जो होता है, जैसे कि ये सल्क जैसे कि आपके घर में जो है मसाला पीसने के लिए सिलबट्टा का प्रयोग होता है, आमतौर पे हम उसे सील कहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है जब उसमें जो है जब हम जो है क्या बोलते हैं, जब मसाला जो है उपयुक्त तरीके से जो है उस पे नहीं पीसा, मतलब ऐसे आप समझ लीजिए कि जो है आप ऐसे सिलबट्टों को आप ऐसे समझ लीजिए कि जब वो जो है क्या बोलते हैं, जब सिलबट्टे पे जो है मसाला जो है अच्छे प्रकार से नहीं जो है अच्छे प्रकार से नहीं पिसाता है और अधिक बल लगता है, तो हम तो हम उस पे जो है छीनी और हथौड़ी के माध्यम से जो है उस पे जो है सल्क निकालते हैं। सल्क तब तक निकालते हैं जब तक कि वांछित आकार का उपकरण ना बन जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी तकनीक है दबाव सल्क तकनीक। दूसरी तकनीक है दबाव सल्क तकनीक। उसके आगे लगेंगे, इसमें क्रोड को एक स्थिर स्तर पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़े नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं जिससे वांछित उपकरण बन जाए। जैसे कि आपने आटा चक्की में दिया होगा कि पत्थर को जो है जब पत्थर को जो है जब क्या बोलते हैं, उसके जो दांत होते हैं वो उकड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो उसे जो है हथौड़ी और छीनी के माध्यम से उस पे हथौड़ी और छीनी के माध्यम से चोट करके जो है सल्क निकाले जाते हैं। ठीक है, तब तक निकाला जब तक कि वांछित आकार का उपकरण न बन जाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली हेडिंग डाल दीजिए, आ की खोज। आ अगली हेडिंग डाल दीजिए, आ की खोज। ठीक है, इसमें अगली हेडिंग डाल दीजिए, आ की खोज। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, कुरनूल की गुफा में राख्य अवशेष मिले हैं। पहला पॉइंट आ की खोज में लिखेंगे, कुरनूल की गुफा में कुरनूल की गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग अब आग जलाना सीख गए थे। ठीक है, हेडिंग डाल दिया कुरनूल की गुफा। इसमें हेडिंग में आगे करके लिखेंगे, हेडिंग में जो है पहला पॉइंट लिखेंगे आग की खोज में कुरनूल की गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। ठीक है,
देखिए कह रहा आग का इस्तेमाल कई कार्यों किया किया गया है होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। ठीक है, ये सब तो आप जानते हैं। अब आगे चलते हैं। इसमें अब जो है आप जो है एक सब पॉइंट करके डाल दीजिए। आप सब पॉइंट करके डाल दीजिए। पाषाण काल में आप सब काल में डाल दीजिए, सब पॉइंट में डाल दीजिए। पाषाण काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। ठीक है, तो आप इसका सब पॉइंट करके डाल दीजिए। सब पॉइंट डाल दीजिए। पाषा अब सब पॉइंट लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, आप लिखिए। पाषाण काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगली हेडिंग डाल दीजिए नाम और तिथियां। ठीक है, अगली हेडिंग डाल दीजिए नाम और तिथियां। नाम और तिथियां, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे। नाम और तिथियां में पहला पॉइंट लिखेंगे। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे आरंभिक काल को पूरा पाषाण कहते हैं। ठीक है, नाम और तिथियां में पहला पॉइंट लिखेंगे आरंभिक काल को पूरा पूरा पाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किसी किसी पूरा यानी प्राचीन, और पाषाण यानी पत्थर से बना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे आरंभिक काल को पूरा पाषाण कहते हैं। ये दो शब्दों पूरा यानी पाषाण और पाषाण यानी पत्थर से बना है। अब इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों का महत्व बताता है। अब इसमें आप तीसरा पॉइंट लिखेंगे पूरा पाषाण काल 20 साल पहले से पूरा पाषाण काल तीसरा पॉइंट लिखेंगे पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो तीसरा पॉइंट में फिर से बोल रहे हैं, इसमें आप लिखेंगे पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भाग में विभाजित किया गया है। ठीक है, इस काल को कितने काल में इस काल को 3 भाग में विभाजित किया गया है। ठीक है, इस काल को 3 भाग में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो आप पहले लिखेंगे आरंभिक। पहला लिखिए आप आरंभिक। आरंभिक काल को इसमें मैं बोलता हूँ, अब लिखिए। पहला आप डाल दीजिए, पहले डाल दीजिए पहले काल आरंभिक। ठीक है, उसके आगे डैश करके लिखेंगे 20 लाख साल पहले से 12,000 पहले साल। ठीक है, आरंभिक में आप लिखेंगे आरंभिक में लिखेंगे आरंभिक में लिखेंगे 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। ठीक है, ये आरंभिक था। अब इसमें जो है दूसरा पॉइंट लिखेंगे। इसमें जो है इसका आरंभिक जो है इसी जो है इसी में जो है सब पॉइंट करके डाल दीजिए। इसी में करके सब पॉइंट डाल दीजिए। ठीक है, इसमें जो है इसे सब पॉइंट बना दीजिए। ठीक है, इसे सब पॉइंट बना दीजिए। इसे सब पॉइंट बना दीजिए। ठीक है, इसे सब पॉइंट बना दीजिए। कहाँ किधर गया? हाँ, यहाँ देखिए। यही तो बहुत प्रॉब्लम है इसमें। इसमें जो है आप सब पॉइंट बना दीजिए। इसमें सब पॉइंट बना दीजिए। इसमें कि बन नहीं रहा, आप इसे सब पॉइंट आप समझ गएंगे। इसे आप सब पॉइंट बना दीजिए कि इसे आप सब पॉइंट बना दीजिएगा। इसमें आप सब पॉइंट बना दीजिए कि मानव इतिहास। इसे आप सब पॉइंट बना दीजिएगा। आरंभिक में आपने लिख लिया होगा 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। और उसी में सब पॉइंट लिखेंगे मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। ठीक है, इसमें आप बना दीजिए। फिर से सब पॉइंट बोल रहा हूँ।
मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट की ओर चलेंगे। अब हम दूसरे पॉइंट की ओर चलेंगे। ये देखिए तीसरा पॉइंट है, इसे आप जो है दूसरा पॉइंट कर लीजिएगा। ठीक है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे जिस काल में हमें अब दूसरा पॉइंट डाल दीजिए मध्य। ठीक है, ये हमने पहले आरंभिक देख लिया, आरंभिक काल हमने देख लिया, आरंभिक टाइम पीरियड हमने देख लिया कि 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। अब दूसरा देखेंगे मध्य। ठीक है, मध्य वाला देखेंगे हम। अब दूसरा पॉइंट डाल लीजिए मध्य। ठीक है, तो मध्य के आगे हम लिखेंगे मध्य डाल दीजिए। अब उसके आगे हम लिखेंगे जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मैसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। ठीक है, तो दूसरे में आपने डाल दिया होगा मध्य, तो उसके आगे लिखेंगे जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मैथोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। ठीक है, अब इसमें सब पॉइंट लिखेंगे। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहता है। इसका मैं सब पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। ठीक है, अब सब पॉइंट लिखेंगे इसी का जो है दूसरे का पहला पॉइंट सब पॉइंट हो गया। अब सेकंड सब पॉइंट लिखेंगे। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते हैं। ठीक है, मैं सेकंड सब पॉइंट फिर से बोल रहा हूँ। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ ही साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। ठीक है, अब अगला डालेंगे। ये तो हमारा था दूसरा टाइम पीरियड था। अब तीसरा डालेंगे। अब तीसरा करके डालेंगे। अब तीसरा करके डालेंगे हम। तीसरी हेडिंग आप डाल दीजिए। तीसरी हेडिंग आप डाल दीजिए। तीसरी हेडिंग ऐसे डालेंगे नव पाषाण युग या उत्तर पाषाण युग। तीसरी हेडिंग आप डालेंगे नव पाषाण युग या उत्तर पाषाण युग। तीसरी हेडिंग में फिर से बोल रहा हूँ। तीसरी हेडिंग आप डालेंगे नव पाषाण युग या उत्तर पाषाण युग। उसके आगे लिखेंगे इस युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। मैं तीसरा पॉइंट मैं फिर से बोल रहा हूँ। इस युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। 10,000 पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। ठीक है, ऐसे करके आपका तीसरा हो गया। तो आपका जो है आरंभिक हो गया, मध्य हो गया और नवपाषाण युग या उत्तर पाषाण युग हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली हेडिंग डाल दीजिए। अब शैल चित्रकला, अगली हेडिंग डाल दीजिए शैल चित्रकला। उसके आगे डैश करके लिखेंगे मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्र किया है। तो हेडिंग डाल दीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ शैल चित्रकला। इसमें लिखेंगे मध्य प्रदेश, उसके आगे डैश करके लिखेंगे शैल चित्र के आगे मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्र किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग डाल दीजिए भारत में शुतुरमुर्ग। अगली हेडिंग डाल दीजिए आप भारत में शुतुरमुर्ग। तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे भारत में
पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। ठीक है, भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान होते मतलब शुतुरमुर्ग होते थे। पूरा पाषाण यानी 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे, भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। ठीक है, अब इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे, महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, महाराष्ट्र के पटने पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट लिखेंगे, इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। तो मनके मतलब माला भी बनाए थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए।